हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, आपका चैप्टर चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है और 2 लेक्चर्स हमारे न्यूमेरिकल्स के भी आ चुके हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका आज एक और लेक्चर है, आखिरी, मतलब न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड। और एक लेक्चर फिर होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल का, उसके बाद ये केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा जी, इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्लेलिस्ट केमिकल इक्विलिब्रियम पर जाइए और वहाँ से पुराने सभी लेक्चर्स को पहले क्लियर कीजिए। उनको जब आप कंप्लीट करेंगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आ पाएगा। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाइए, वहाँ से भी आपको पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो आज न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक है वो है बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जो वेपर डेंसिटी की जगह डेंसिटी भी ले सकते हैं, उसमें एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे और उस रिलेशन से 1-2 न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा, डालेंगे हेडिंग रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो गई एंड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी की जगह डेंसिटी को भी यूज किया जा सकता है या मोलर मास को भी यूज किया जा सकता है। ध्यान देना जरा बेटा, हमने एक ए नाम का सब्सटेंस लिया जो कि गैसियस है। यहां हमने 1 मोल ले लिया है, 1 मोल मान के हम चल रहे हैं। हम मोल और भी कुछ ले सकते थे और हमने ये मान लिया जब इसका डिसोसिएशन हो रहा है तो n मोल गैस के बन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइम 0, तो हमने अगर इसका 1 माना तो यहां पर कितना होगा 0। जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे कितना होगा 1 माइनस अल्फा, और यहां पर कितना हो जाएगा n अल्फा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से या 1 मोल से जो पार्ट डिसोसिएट हो जाता है दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो ये 1 माइनस अल्फा हो गया, और 1 से कितना बन रहा है, यहाँ n बन रहा है, तो ये n अल्फा हो गया। देखिएगा, इनिशियल मोल, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं सो दैट जगह मिल जाएगी हमें। इनिशियल मोल कितने हैं, ये हैं 1 + 0 कितने आएंगे 1, ये इनिशियल मोल हैं। इक्विलिब्रियम मोल कितने बनेंगे, जरूरत पड़ेगी इसकी। देखिएगा बेटा, इनिशियल मोल कितने हैं 1 + 0 कितने हो गए 1, इसके मिला के इक्विलिब्रियम मोल ये हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 1 + n अल्फा माइनस अल्फा। हमने यहां पर अल्फा को कॉमन ले लिया तो ये कितना बना n - 1। ठीक है बेटा, तो ये हो गए इक्विलिब्रियम मोल। ध्यान देना, यहां पे जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है उन दोनों को कैसा रखा गया, कांस्टेंट। जब इन दोनों को कांस्टेंट रखा गया तो बेटा जी जो वॉल्यूम होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, गैस का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। आप PV = nRT से चेक कर सकते हो, या यही हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था गैल्यूसेक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ में कहा गया था टेम्परेचर और प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो जो वॉल्यूम होता है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या, शुरुआत में 1 मोल था और इक्विलिब्रियम आते आते क्या हुआ, मोल बढ़ गए। जब मोल बढ़ गए तो इससे क्या हुआ होगा, शुरुआत में वॉल्यूम कम रहा होगा और इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर आते आते मोल बढ़ गए
और जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोल के प्रोपोर्शनल है। अगर हम इन कंडीशंस को रखें, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें, तो ऐसे केस में मोल बढ़ने की वजह से क्या हुआ होगा, वॉल्यूम बढ़ गया होगा। वॉल्यूम बढ़ा, और आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या कोई फिजिकल चेंज हो तो मास तो कंजर्व ही रहता है। मास में ना तो कोई इंक्रीमेंट हुआ होगा, ना ही मास में कोई डिक्रीमेंट हुआ होगा। मास उतना ही है और वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया। मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हुई होगी, डेंसिटी घट गई होगी, डेंसिटी डिक्रीज हो गई होगी। तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करें तो डेंसिटी डिक्रीज हुई क्यों, डिसोसिएशन की वजह से। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज़्यादा होगा, डेंसिटी में जो डिक्रीमेंट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक काम करते हैं हम लोग, अगर हम लोग अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा कुछ कर लें, हम कहें कि V इनिशियल, I फॉर इनिशियल अपॉन V इक्विलिब्रियम। तो वॉल्यूम मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या आएगा, मोल कौन से, इनिशियल अपॉन मोल कौन से आएंगे, इक्विलिब्रियम के। ध्यान देना, पहले ये लिखना होगा, फिर ये, उसके बाद यहां पे आ रहा है, थोड़ा सिस्टम अलग है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो V इनिशियल अपॉन V इक्विलिब्रियम क्या आएगा, मोल इनिशियल अपॉन क्या होगा, मोल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। और जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अगर मास कांस्टेंट है तो। इसलिए हम कह सकते हैं डेंसिटी मोल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सॉरी, डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी मोल के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जो कंडीशंस चल रही हैं उन सब के अकॉर्डिंग। यहां से आपने देखा कि जो वॉल्यूम है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल बढ़ रहे हैं यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटेगी क्योंकि मास कंजर्व है। हम ये कह सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम अपॉन इक्विलिब्रियम वॉल्यूम होगा इनिशियल मोल अपॉन इक्विलिब्रियम मोल। अब डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, 1 अपॉन वी, अगर मास कांस्टेंट है तो। इसलिए हम कह सकते हैं हेंस जो डेंसिटी इनिशियल है, डेंसिटी इनिशियल को हमने कैपिटल डी से दिखा दिया, हम बाद में लिख देंगे इसको, अपॉन डेंसिटी कौन सी है, इक्विलिब्रियम की। ये क्या आ जाएगी, ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू लिख दें यहीं से, वॉल्यूम का उल्टा होगा तो ये निकल के आएगी V इक्विलिब्रियम अपॉन क्या आएगा, V इनिशियल। यानी इसका क्या हो जाएगा, अगर मोल के टर्म में लें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को उल्टा किया है तो मोल वाला पार्ट भी उल्टा होगा, नीचे लिख रहे हैं हम कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये हो जाएगा मोल इक्विलिब्रियम के अपॉन मोल कौन से होंगे, इनिशियल। यहां पे कैपिटल D है इनिशियल डेंसिटी या वेपर डेंसिटी, जो भी आप लेना चाहें। वेपर डेंसिटी होती है मोलर मास अपॉन 2 के बराबर, और यहां पे जो स्मॉल d है वो है इक्विलिब्रियम डेंसिटी। ध्यान दीजिए आगे, तो हमने क्या किया, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम के मोल हैं 1 प्लस अल्फा n-1 अपॉन इनिशियल मोल जो हैं वो है 1। यहां से ध्यान दीजिएगा बेटा, देखिए कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस अल्फा n-1। 1 को हम माइनस में ला रहे हैं, जब 1 को हम माइनस में लाएंगे तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d -1 हो गया इज इक्वल टू अल्फा n-1। यहाँ कुछ एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम क्या आएगा, स्मॉल d, तो कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू अल्फा n-1 होगा, या अल्फा कितना हो जाएगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन n-1 स्मॉल d, ये हो जाएगा बेटा जी। या देखो हमने आपको बताया ये d की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ये d जो है आप D डेंसिटी ले सकते हैं या वेपर डेंसिटी भी ले सकते हैं या मोलर मास भी ले सकते हैं। अब देखो मोलर मास का मतलब क्या होगा,
भाई इनिशियल मोलर मास तो मतलब हो गया रिएक्टेंट का मोलर मास, और इक्विलिब्रियम मोलर मास का मतलब होगा एवरेज मोलर मास। भाई छोटी सी बात है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है, एक पार्टिकल बड़ा छोटे पार्टिकल में टूट रहा है तो मोलर मास कम हो रहा होगा। मोलर मास कम हो रहा होगा तो एवरेज मोलर मास कैसा निकल के आएगा? एवरेज मोलर मास कम निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये रिलेशन होता है, आप ध्यान रखें इसको। यहाँ पर जो n-1 है, अगर यहाँ पर n1 और यहाँ n2 लेते तो ये n2 माइनस n1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक नोट लिख लें, इन प्लेस ऑफ डेंसिटी, वेपर डेंसिटी और मोलर मास कैन ऑल्सो बी यूज्ड। इन प्लेस ऑफ डेंसिटी, वेपर डेंसिटी और मोलर मास कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो ये बेटा रिलेशन होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और किसमें? डेंसिटी या वेपर डेंसिटी या मोलर मास में। लेकिन ध्यान रहे ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन में टेम्परेचर और प्रेशर को कैसा रखा गया है? कांस्टेंट। और जनरली ये भी होता है कि जो रिएक्टेंट साइड के मोल होते हैं वो एक होता है, इसलिए इसी को याद रख के काम चल जाता है, कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन n-1 स्मॉल d। तो इसको रब करते हैं और यहां से एक दो क्वेश्चंस लगाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक इक्वेशन लिख लीजिए, N2O4 गैस गिव्स 2NO2 गैस। ये इक्वेशन है। अब आप इसमें लिखिएगा इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी इज 30, इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी इज 30, देन कैलकुलेट। क्वेश्चन का पहला पार्ट है कैलकुलेट, पहला पार्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4। सेकेंड पार्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इफ इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। बेटा जी हमने आपको लिखाया इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी 30 है। क्वेश्चंस में जनरली ये नहीं कहा होता है कि ये इक्विलिब्रियम की डेंसिटी है, क्वेश्चंस में कहा जाता है कि N2O4 की वेपर डेंसिटी इतनी है। तो N2O4 की वेपर डेंसिटी इतनी है, इसका मतलब वो जो कहना चाह रहे हैं कि N2O4 को लिया गया कंटेनर में, कुछ पार्ट उसका डिसोसिएट हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, फिर जो वेपर डेंसिटी मेजर की गई किसी भी तरीके से, जो भी मेथड्स होते हैं, तो वहां से जो वेपर डेंसिटी निकल के आई, वो जो वेपर डेंसिटी की जो वैल्यू निकल के आई, तो वहां से जो वेपर डेंसिटी की वैल्यू निकल के आई वो 30 है। मतलब जो आपको जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और प्रेशर साथ साथ दिए होते हैं तो वो प्रेशर जो होता है इक्विलिब्रियम का होता है। ऐसे ही जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये वेपर डेंसिटी की बात की जाती है तो वो जो वेपर डेंसिटी होती है वो इक्विलिब्रियम की ही होती है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब आपको जो स्मॉल d दिया गया है वो कितना दिया गया है? 30, और आपसे पूछा क्या है? पहले पार्ट में आपसे अल्फा पूछा है। अच्छा बेटा कैपिटल D मतलब इनिशियल वेपर डेंसिटी क्या होगी? वेपर डेंसिटी का फार्मूला होता है, ये अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 के बराबर। तो अब जब आप इनिशियल वेपर डेंसिटी निकालोगे तो इसका मतलब ये होगा मॉलिक्यूलर वेट किसका? N2O4 का, और नीचे आएगा अपॉन 2। तो बेटा जी ये तो अलग से फार्मूला था। N2O4 का मोलर मास होता है 92, अपॉन 2 करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 46। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं? अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या आएगा? अल्फा होगा, अभी अभी हमने आपको फार्मूला लिखाया था, D माइनस डी, नीचे आएगा n-1 स्मॉल d। तो कैपिटल D है 46 माइनस स्मॉल d है 30, और नीचे क्या आएगा? n-1। n-1 कितना होगा? n 2 होगा, -1 यानी कितना होगा? 1 लिखने से कोई फायदा नहीं। और स्मॉल d की वैल्यू कितनी है? स्मॉल d की वैल्यू है यहाँ पर 30। तो ये वैल्यू ऊपर बन रही है जाके कितनी? 16 अपॉन
30, 16/30 को हम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी कुल मिला के। थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 8/15। इसको और सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू बन जाएगी, 15 से इसको डिवाइड करें 0.5, फिर कितना बचा 5, तो ये 0.53 के करीब बन जाएगा। ये वैल्यू किसकी निकल आई, अल्फा की। अब सेकंड आपसे क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp कितना होगा। भाई अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होती है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो निकाल सकते हैं, तरीका आपको बताया हुआ है पहले। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, N2O4 इस तरीके से आपको पहले समझाया हुआ है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से Kp कैसे निकाला जाता है जब आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ होता है। क्या करते हैं, हमने शुरुआत में क्या माना, जब टाइम 0 था तो इसका 1 माना, ये 0। जब यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया तो ये 1 माइनस कितना होगा, अल्फा। अल्फा कितना है 0.53, और यहाँ आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये बनेगा 2 × 0.53। ठीक है भैया, तो ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0.53 माइनस करोगे तो 0.47, और यहाँ पर बन जाएगा 1.06। तो ये वैल्यू बन गई। तो टोटल मोल अगर हम लोग 8/15 से सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान रहेगा और कैलकुलेशन हमारे लिए अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 8/15, 8/15 करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आने वाली है 7/15, और यहाँ कितना बनेगा 2 × 8/15, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 16/15। तो ये मोल हो गए। तब देखिएगा टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम ये बन जाएंगे, टोटल मोल निकालोगे तो ये प्लस ये, यानी ये हो जाएंगे 23/15। ये टोटल मोल हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम पार्शियल प्रेशर्स को निकालते हैं। तो जब आप पार्शियल प्रेशर निकालोगे N2O4 का, तो ये निकल के आएगा टोटल प्रेशर जो कि 1 है इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसके मोल अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा टोटल मोल। तो बेटा जी यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, यानी ये वैल्यू निकल के आएगी 7/23 ATM। जब हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 तो ये वैल्यू आ जाएगी निकल के, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टोटल प्रेशर। क्या करेंगे साथ में इसका मोल फ्रैक्शन नीचे लाएंगे 23/15, तो ये कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू क्या बनेगी 16/23। ये दोनों के पार्शियल प्रेशर्स पता लग गए। अब अगर हम Kp निकालें तो Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। तो NO2 का पार्शियल प्रेशर कितना आया निकल के, ये हो जाएगा 16/23 का स्क्वायर, और नीचे ये वैल्यू आ जाएगी 7/23। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुल मिला के यहाँ पर Kp की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इस रिलेशन से, जो कि रिलेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और दूसरा क्या था साथ में उसके, किसके साथ रिलेट कराया था, डेंसिटी, वेपर डेंसिटी या मोलर मास के साथ। इनिशियल मोलर मास आपको पता ही है कितना होगा 92, और इक्विलिब्रियम का मोलर मास जो होगा, एवरेज मोलर मास जो कि निकल के आएगा, जो भी यहाँ पर मोल वगैरह हैं कितने 1 माइनस अल्फा और ये 2 अल्फा वगैरह जोड़ के जो भी निकल के आएगा वो सब जोड़ के एवरेज जो निकाला जाएगा उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम मोलर मास। एक रिलेशन और रह गया है जहाँ से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो है जो डेल्टा जी है। डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन क्या है वो आपको पढ़ाते हैं और एक न्यूमेरिकल कराते हैं, फिर इस लेक्चर को बंद करते हैं, रब करते हैं, फिर बताते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल पोर्शन ही है। इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो Kc भी हो सकता है Kp भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी स्टैंडर्ड होगा बेटा। ये जो रिलेशन होता है वो डेल्टा जी स्टैंडर्ड के साथ होता है, मतलब गिब्स एनर्जी चेंज कौन सी, स्टैंडर्ड कंडीशंस वाली। तो बेसिकली हमारे पास रिलेशन ये होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड माइनस RT,
और ये ln QC होता है। QC क्या है? ये बेसिकली जैसे आप लोग KC पढ़ते थे, प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस अपॉन रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस एट इक्विलिब्रियम। KC इज इक्वल टू जब हम लिखते थे तो ऊपर क्या आते थे? प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस अपॉन क्या होते थे? रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हैं तब। जब बराबर नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं आया है, तो इसी रेशियो को ऊपर प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस, नीचे किसके? रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस, इसी को हम लोग कहते हैं QC। ये QC हम आपको पढ़ाएंगे जब ली चैटलियर प्रिंसिपल बताएंगे, तो उससे जस्ट पहले बताएंगे। तो बेटा QC होता है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर QC की जगह क्या लिया जाएगा? KC लिया जाएगा। क्यों बताइए? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड के रेट बराबर नहीं थे, तो जो रेशियो था प्रोडक्ट्स के एक्टिव मासेस अपॉन रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस रेज्ड बाय द पावर्स इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको हम लोग क्या कह रहे थे? QC। और अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे? KC कहेंगे। और इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा G होता है वो 0 हो जाता है, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा G स्टैंडर्ड माइनस RT ln क्या होगा? QC। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये प्लस होता है, इसको चेक करिएगा। तो डेल्टा G जब इधर ले जाएंगे तो डेल्टा G इज इक्वल टू होगा, स्टैंडर्ड इज इक्वल टू होगा माइनस RT ln QC। ध्यान देना, डेल्टा G स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, जब हम क्या करते हैं, जो log E बेस वाला होता है इसे 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2.303 RT log क्या आ जाएगा? QC। ये रिलेशन होता है बेटा। तो ये जो रिलेशन निकल के आता है वो किस में होता है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज, और किस में होता है? साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये QC भी हो सकता है और QP भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी डिफ्रेंसिएशन किया नहीं जा सकता। QC भी प्लेस कर सकते हैं और QP भी प्लेस कर सकते हैं। तो NCERT का ही एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी गई है, पहले आप लिखें, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन। और रिएक्शन है, यहाँ पे लिख रहे हैं, रिएक्शन है 2NH3 जो कि गैस है, प्लस CO2 ये भी गैस है, और रिवर्सिबिलिटी का साइन है, और यहाँ पे होगा NH2 CONH2 जो कि सॉलिड है, प्लस होगा यहाँ पे H2O जो कि लिक्विड है। तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे दिया है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट द गिवन टेम्परेचर, 298 केल्विन दिया था, एट द गिवन टेम्परेचर इज -13.6 किलो जूल पर मोल। तो देखिए बेटा, आपको डेल्टा G दिया गया है, ये कितना है? -13.6 किलो जूल पर मोल। ध्यान दें बेटा, जो हम R की वैल्यू यहाँ पर लेने वाले हैं वो 8.314 लेने वाले हैं, और उसकी यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये जूल में होता है R, तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। जब इसे हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -13600, ये हो जाएगा जूल पर मोल। अब ध्यान दीजिएगा, डेल्टा G स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -2.303 RT, और ये हो गया लॉग यहाँ पे QC। डेल्टा G की जगह हम रखेंगे -13600 इज इक्वल टू -2.303, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की जगह 298 केल्विन लेंगे, और ये आ जाएगा लॉग QC। यहाँ से ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा। जब हम लॉग QC निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 13600 अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। ये जो वैल्यू निकल के आएगी, हमने मान लिया ये वैल्यू x निकल के आ रही है, तो जब आप QC निकालोगे
एंटी लॉग लेंगे हम, तो ये एंटी लॉग ऑफ किसका होगा, x, जो भी ये वैल्यू निकल के आई थी उसका जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमें जो वैल्यू मिल जाएगी वो QC नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा जो भी हमने लिया है, जहाँ जहाँ पर भी QC की जगह हम क्या पुट करेंगे, KC पुट करेंगे। ये रिलेशन ही गलत हो गया, देखो रिलेशन में जो डेल्टा G इक्वल टू 0 रखा तो QC की जगह हमें KC रखना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा KC और ये होगा यहाँ पर KC, ठीक है, ये KC होगा। अब आप इसको चेक कर लीजिए, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये KC और ये हो जाएगा KC। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बेसिकली QC की जगह हमें KC रखना था, वो हम रखना भूल गए थे, हमने QC को ही रिटेन कर दिया था, वो गलत था थोड़ा सा। अब ये सही है, तो ये हो जाएगा KC और यहाँ से आपको ये रिलेशन जो वैल्यू मिली है उसका जब आप एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग लेने पर आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी किसकी, KC की, ठीक है। एंटी लॉग अगर हम यहाँ पर आपको सिखाने लगे तो ये पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा, तो इसको आप चेक करिए, लेक्चर को देखिएगा। इसके बाद ली चैटलर, ये 11th के सिलेबस में है भी नहीं, तो ये यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं, डेल्टा जी और ये इस रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो वेपर डेंसिटी के साथ रिलेशन था वो 11th के सिलेबस में नहीं है। तो आप चाहें तो केवल 11th के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको छोड़ सकते हैं, अगर कंपटीशन के लिए भी थोड़ा देख रहे हैं तो आप इसको फिर लेक्चर को कर लें तैयार। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ली चैटलर प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इसको ख़त्म कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।